नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि इस समय पर हम जो हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हुई हैं, रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। और रचनाओं के क्रम में दोस्तों हम इस समय पर निबंध जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, निबंधों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में जितने भी उपन्यास लगे थे, जितनी भी कहानियाँ लगी थी और जितनी भी नाटक लगे हुए थे, सभी का अध्ययन हम पूरे विस्तार के साथ में कर चुके हैं। आज हम दोस्तों निबंधों का अध्ययन कर रहे हैं। और निबंधों के क्रम में दोस्तों आज हम नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध ललित निबंध है, उसका अध्ययन आज हम करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारा निबंध जो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये दोस्तों निबंध हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। बिहार का जो एस्टेट का पेपर सेकंड है, उच्च माध्यमिक स्तर पीजीटी का, उसमें लगा हुआ है। और भी कई स्टेटों को टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में लगा हुआ है ये निबंध। तो इसका दोस्तों बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग पूरे मन के साथ में इसका अध्ययन करिए। इस निबंध में सबसे पहले हम दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व देखते हैं। उसके बाद हम दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध हम पूरे विस्तार के साथ में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग दोस्तों हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को हमारे इसका लाभ पहुंच सके। चलिए दोस्तों आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907। तो कब हुआ दोस्तों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा, कहाँ हुआ? आरत दुबे का छपरा, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 में कब दोस्तों हुआ? सन 1907 में आरत दुबे का छपरा, आरत दुबे का छपरा बलिया में हुआ। द्विवेदी जी का साहित्य, द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। तो क्या है दोस्तों? द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में पैठ कर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बध की शास्त्रीयता का संगम है। जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और वध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ दोस्तों किसका देखा जा सकता है? उनमें एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ ठाकुर एकाकार हो उठते हैं। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है। तो द्विवेदी जी के अनुसार दोस्तों भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवणनीर संयोग से विकसित हुई है। अब देखते हैं दोस्तों द्विवेदी जी की रचनाएं। तो द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं दोस्तों कौन कौन सी हैं, देखते हैं। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं, तो इनके सबसे पहले हम दोस्तों निबंध संग्रह देखते हैं। तो इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये दोस्तों इनके निबंध संग्रह हैं। तो इनके दोस्तों 7 निबंध संग्रह हैं। कौन कौन से निबंध संग्रह? फिर एक बार देखिए। अशोक के फूल, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए दोस्तों। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटज हो गया, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये इनके निबंध संग्रह हुए। कौन कौन से एक बार फिर देखिए। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, निबंध संग्रह। अब दोस्तों इनके उपन्यास देखते हैं। उपन्यास कौन कौन से हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा, इनके 4 उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये इनके उपन्यास हो गए।
तो कौन कौन से इनके उपन्यास है दोस्तों? 4 इनके उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, उपन्यास हो गए 4। इसके बाद दोस्तों इनकी आलोचनात्मक रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले सूर साहित्य। सूर साहित्य, ये सूरदास के ऊपर दोस्तों इन्होंने आलोचनात्मक रचना लिखी है। उसके बाद कबीर। कबीर तो बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना है, आलोचनात्मक रचना, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी हो सकता है, या तो नाम तो जरूर सुना होगा। तो सूर साहित्य, सूर साहित्य के बाद में कबीर, कबीर के बाद में मध्यकालीन बोध का स्वरूप, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। उसके बाद नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय के बाद में कालिदास की लालित्य योजना, ये हो गई। और उसके बाद दोस्तों इतिहास संबंधी ग्रंथ है इनके, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये दोस्तों इनकी 3 इतिहास संबंधी पुस्तकें हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। आप लोगों को इनका सन भी याद होगा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1940, हिंदी साहित्य की भूमिका 1952 और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1953। ये दोस्तों इनका सन है, आप लोगों को याद भी होगा। अब दोस्तों देखते हैं इनकी क्या कहते हैं ग्रंथ संपादन, इन्होंने कौन कौन से ग्रंथों का संपादन किया। संदेश रासक, आप लोगों को पता होगा दोस्तों ये संदेश रासक किसकी रचना है। आप लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल पढ़ा होगा, और आदिकाल में दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा संदेश रासक रचना है अब्दुल रहमान या अदहमाण की। ये दोस्तों आदिकाल के कवि हैं। आप लोगों को पता होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है अब्दुल रहमान या अदहमाण को, उन्हीं की रचना है संदेश रासक। आप लोग तो अब्दुल रहमान दोस्तों, अब्दुल रहमान या अदहमाण, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है। अब बताइए शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का पहला कवि किसे माना है, राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है, और क्या कहते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे माना है हिंदी साहित्य का पहला कवि। तो ये दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए। शुक्ल जी ने मुंजिया भोज को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है पहला कवि हिंदी साहित्य का, और राहुल सांकृत्यायन ने सरहापा को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है। ये बिल्कुल आप लोगों को तो याद ही होना चाहिए ये जो है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हिंदी साहित्य का पहला कवि कौन है? अब्दुल रहमान, जिसकी रचना का क्या नाम है? संदेश रासक। इसके बाद दोस्तों देखते हैं पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की। आप लोगों को पता होगा जब रासो साहित्य आप लोग पढ़ते हैं आदिकाल के अंतर्गत, तो चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो आता है। उसके बाद नाथ सिद्धों की बानियाँ, नाथ सिद्धों की बानियाँ, ये दोस्तों इन्होंने 3 ग्रंथों का संपादन किया है। इसके बाद विश्व भारती शांति निकेतन, विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। और दोस्तों देखते हैं द्विवेदी जी को आलोक पर्व, आलोक पर्व इनका क्या है? तो आलोक पर्व इनका निबंध संग्रह है। तो द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दोस्तों ये 3 जगह प्रोफेसर भी रहे। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे। सन 1979 में दिल्ली में उनका निधन हो गए। तो ये दोस्तों इनका जीवन परिचय। अब दोस्तों हम देखते हैं जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हमारे पाठ्यक्रम में निबंध लगा हुआ है, इसका दोस्तों सारांश पहले देखते हैं, इसके बाद विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। तो इसका सारांश अगर आप लोग समझ जाएंगे तो निबंध भी समझ जाएंगे। पूरे ध्यान से समझिएगा इसको दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से लिए गए प्रस्तुत निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। तो कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है। क्या दिखाया है दोस्तों इन्होंने, लेखक ने इस निबंध के माध्यम से? तो इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है। एक और नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशविक वृत्ति। तो नाखूनों का बढ़ना किसका प्रतीक है दोस्तों? मनुष्य की आदिम पाशविक वृत्ति का। तो एक और नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। किसका प्रमाण है? एक और नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना
और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। तो उन्हें बार बार काटते रहना किसका प्रतीक है? उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। लेखक ने नाखूनों के बहाने मनोरंजक शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया है। यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। तो ये दोस्तों इस निबंध का सारांश था। अब हम दोस्तों ये निबंध जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका हम पूरे विस्तार के साथ में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, कभी कभी बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने, तो किसने दोस्तों पूछा? मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून, क्या पूछा मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतना बेहया क्यों हैं? कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। तो कुछ वर्षों पहले मनुष्य को नाखूनों की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए मनुष्य बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद भी उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र। तो इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक क्या था? देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। जिसके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। तो क्यों सहायता लेनी पड़ती थी दोस्तों? ये आप लोग याद रखिए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। तो असुरों के पास दोस्तों लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दो चीज़ें थी। तो आर्यों के पास क्या थी? आर्यों के पास ये दो चीज़ें थी। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुवर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही। अब भी वह याद दिला देती है। अब भी प्रकृति दोस्तों याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष के पहले के नख दंतावलंबी जीव हो।
पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले। तो दोस्तों क्या दिला देती है प्रकृति याद बार बार मनुष्य को कि तुम वही लाख वर्ष के पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले जीव हो। तत् किम मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून ना काटने के लिए डांटता है। मनुष्य किस लिए हैरान है दोस्तों लेखक? मैं हैरान हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून ना काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा कि नाखून नष्ट ना करो, लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। तो क्या लग रहा है लेखक को दोस्तों? लेखक को अब लग रहा है मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए यह उसे असहाय है। लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है। यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले, तो कहाँ से पता चलता है? वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई जाती है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के ना जाने किस काम आया करते थे। उनको सिकथक, मोम और अलक्तक आलता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। तो कौन पसंद करता था? गौड़ देश को लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाले वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उनमें से है, केश का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है। तो क्या क्या है दोस्तों? फिर एक बार देखिए। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति
मानव चित्त मतलब मन, मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां हैं, दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है, अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही मतलब अपने आप ही, अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती हैं। जिसमें देखिए नाखून का बढ़ना उनमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, और पलकों का गिरना चौथा है। और असल में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं, हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो किस में दोस्तों मनुष्य विचार करे? अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उसे तो इतना भी नहीं पता कि जो उसके अंदर नख बढ़ रहे हैं वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। उन्हें जो काटने की प्रवृत्ति है वह उसकी पशुता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह जाएं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है। दोस्तों मनुष्यता की विरोधनी है। मेरा मन पूछता है, क्या पूछता है दोस्तों लेखक का मन यहाँ पे देखिए, तो मेरा मन पूछता है किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर कि मनुष्यता की ओर? लेखक कह रहे हैं कि मेरा मन कह रहा है देखिए दोस्तों, मेरा मन पूछता है किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है या अस्त्र काटने की ओर बढ़ रहा है? फिर देखिए दोस्तों, लेखक कह रहे हैं कि मेरा मन पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया हो, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता। तो इंडिपेंडेंस का क्या अर्थ है? अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव। पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात कहा द्विवेदी जी ने यहाँ पे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है
इंडिपेंडेंस देखिए यहाँ से 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस के, तो उसका दोस्तों देसी भाषा के पत्र क्या घोषणा कर रहे थे, स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता, तो इंडिपेंडेंस याद रखिएगा दोस्तों इसको कि क्या अर्थ है। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। तो स्वाधीनता को दोस्तों क्या कह सकते हैं हिंदी में दोस्तों कह सकते हैं, अंग्रेजी में कहना हो तो स्वाधीनता को हिंदी में स्वाधीनता कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। यह क्या संयोग की बात है, यह हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आई, क्या बात याद आई, सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है, स्वराज्य होने के बाद स्वभावता ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर असुरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्ज्वल है। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। यह जरूर है कि परिस्थितियाँ बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। हमारी भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। क्या है दोस्तों, देखिए, अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधिता के नशे में चूर होकर अपनी सरबस खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जातियां दोस्तों इस देश में अनेक आई हैं। देखिए दोस्तों, जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना ओर मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं है। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी,
समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है। क्या है? समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? मनुष्य दोस्तों पशु से किस बात से भिन्न है? आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव अपने आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। तो देखिए दोस्तों, मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? किस बात से भिन्न है? आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए सत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। तो यह दोस्तों मनुष्य मात्र का धर्म यहाँ पे लेखक ने बताया है। महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव, सत्य, अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। क्या कहा गया है? एतद्धि विततम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारतम, एतद्धि विततम श्रेष्ठा सर्वभूतेषु भारतम, निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोधम एवं चा, निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोधम एवं चा। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने दोस्तों ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके गौतम ने दोस्तों क्या कहा था? गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। यह दोस्तों आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और आक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ है। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? मनुष्य को दोस्तों सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, ये दोस्तों सुनिएगा अच्छे से, एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है। स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात हमें अच्छी लगी या नहीं पता नहीं। बूढ़े की बात दोस्तों अच्छी लगी या नहीं लगी पता नहीं। उसे गोली मार दी गई, उसे बूढ़े को दोस्तों गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था और बूढ़े को दोस्तों गोली मार दी गई। ये मनुष्य की वास्तविक प्रवृत्ति है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो गया। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार पूंछ झड़ गई। तो दोस्तों प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है।
उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणाशास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में अस्त्र शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्यत्व का धर्म है। इसका धर्म है दोस्तों, मनुष्य का स्वधर्म है। फिर देखिए, अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है, मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। सफलता और चरितार्थता में अंतर है, सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणाशास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो ये दोस्तों हमारा निबंध था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से ध्यान से इसका पढ़ा होगा। इस निबंध को एक दो बार और देखिएगा दोस्तों ये वीडियो, तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम दोस्तों इसके आगे मिलते हैं अगले निबंध में। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं इसके आगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।